gravity. That's why we are considering small a is equal to small g, where g is the acceleration due to the gravity. So हम ऐसे लिखते हैं ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो अगर ये एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, सो इन दैट केस you can replace small a by g, where g is the acceleration due to gravity, whose value is taken to be 9.8 meter per second square. Okay, so I can write or not, f1 is equal to m1g and f2 is equal to m2g, force into acceleration due to gravity. This g value is constant, that is 9.8. So I am writing f1 is equal to in place of f1 I am writing m1g, and in place of f2 I am writing m2g. Okay, now I can take common this small g and put its value 9.8. So I am taking g common and putting its value 9.8. R is the radius of the pulley, let it be 0.1 meter or 0.2 meter. Put that value here. You can measure this radius of the pulley or not. Just calculate the radius of the pulley and put it here. Okay. Angular speed. How to calculate angular speed? You have a tachometer ना. Okay. So angular speed, अगर तुमको speed दिया है, revolution per minute तुमको दे दिया है, मान लेते हैं 100 RPM. So this is your 100 RPM, revolution per minute. एक मिनट में 100 टाइम्स रिवोल्यूशन कर रहा है. सो हाउ टू कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी, ये प्रीवियस लेक्चर देख लो. इसमें हमने बताया कि अगर तुमको रिवोल्यूशन पर मिनट में दिया होगा तो एंगुलर स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे, 2πn डिवाइडेड बाय 60. 2πn डिवाइडेड बाय 60, वेयर n इज द रिवोल्यूशन पर मिनट. अगर यहाँ पे 100 दिया होता है तो 2π/60 इंटू 100 करना होता है. वैसे करके तुम W कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, यहाँ पे हमारा m1 m2 कैसे कैलकुलेट करें, तो ये m1 m2 को मेजर करने के लिए ही यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस कनेक्ट किया गया है. ठीक है, अभी हम ऐसे बोल दे रहे थे कि यहाँ से कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ से कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन कितना फोर्स हो रहा है वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा ये जो स्प्रिंग बैलेंस है इसमें एक पॉइंटर होगा. तो जब ये हम पुली को टाइट करेंगे तो यहाँ पे जो स्प्रिंग बैलेंस होगा उसका मूवमेंट होगा. स्प्रिंग बैलेंस में जो पॉइंटर होगा उसका मूवमेंट आएगा. वो जो मूवमेंट होगा वो उसका मूवमेंट प्रोपोर्शनल रहेगा यहाँ पे हम कितना ज़्यादा टाइट कर रहे हैं. तो जितना ज़्यादा टाइट करोगे इसमें मूवमेंट उतना ज़्यादा आएगा पॉइंटर में, और ये पॉइंटर ही हमको बताएगा कि m1 का वैल्यू कितना है, और ये वाला पॉइंटर मान लेते हैं जो कि हमको m2 बता रहा है. ठीक है, बेसिकली जो स्प्रिंग बैलेंस होता है उसमें क्या होता है ना, एक स्प्रिंग होता है. ठीक है, अब जब तुम लोड अप्लाई करते हो, मान लेते हैं एक स्प्रिंग है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है और मैं यहाँ पे कुछ लोड अप्लाई किया, तो जैसे लोड अप्लाई करूंगा स्प्रिंग का एक एंड फिक्स है. ठीक है, तो जैसे लोड अप्लाई करेंगे तो ये स्प्रिंग खिंच जाएगा कि नहीं, स्ट्रेच हो जाएगा. तो कितना चेंज आया वो बेसिकली प्रोपोर्शनल रहता है कितना लोड अप्लाई किए हो. अगर तुमको याद होगा हुक्स लॉ फिजिक्स में, तो उसमें तुमने स्प्रिंग के बारे में पढ़े होंगे. उसमें तुम ये पढ़े हो कि जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा इसका खिंचाव होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा इसका एलोंगेशन आएगा. F इज इक्वल टू -k इंटू डेल्टा एक्स, ये हुक्स लॉ होता है ना. तो डेल्टा एक्स जो होता है वो कितना चेंज हुआ है लेंथ में. ओके, तो जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा चेंज आएगा उसके लेंथ में स्प्रिंग के. तो वही अगर तुम कैलिब्रेट कर लो कि इतना फोर्स अप्लाई किए तो इतना चेंज आ रहा है लेंथ में, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट कि कितना लोड अप्लाई किया गया है. तुमको बस इतना देखना है कि स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन आया है, चेंज आया है. पॉइंटर तुमको बता देगा कि इतने में चेंजेस आया है. और मान लेते हैं 1 kg लोड के लिए मेरा 1 cm का चेंज होता है, 2 kg लोड के लिए 2 cm का चेंज होता है. तो ये मैंने ऐसे करके स्केल को कैलिब्रेट कर लिया है स्प्रिंग बैलेंस का. तो जब भी मेरा ये टाइटनिंग इफेक्ट जो होगा वो 2 kg के बराबर होगा. 2 kg का टाइटनिंग मतलब 2 kg लोड देने से जितना टाइट हो सकता है मैं उतना ही हैंड व्हील को टाइट किया हूँ. तो 2 kg के लिए मैं बोल सकता हूँ स्प्रिंग बैलेंस में जो डिफ्लेक्शन आएगा पॉइंटर का 2 का आएगा. तो वही जो 2 होगा वो मुझे बता देगा कि मैंने जो टाइटनिंग किया है वो 2 kg इक्विवेलेंट लोड के साथ बराबर है. ठीक है, तो ऐसे करके मैं कितना मास का फोर्स अप्लाई किया हूँ, इक्विवेलेंट फोर्स अप्लाई किया हूँ, वो पता चल सकता है कि नहीं. कितने मास अप्लाई किया है जिसका कि इक्विवेलेंट फोर्स जो है वो पता चल सकता है कि नहीं. तो ऐसे करके हम ये जो स्प्रिंग बैलेंस है वो बेसिकली मास को ही मेजर कर रहे हैं कि कितना मास अप्लाइड हुआ होगा इस पुली के ऊपर. ओके, सो यहाँ पे हमको m1 m2 का जो डाटा है, m1 m2 का वैल्यू है वो बेसिकली स्प्रिंग से ही पता चल जाएगा. रेडियस ऑफ द पुली तो हम मेजर कर सकते हैं. तो ऐसे करके में हम मोटर का आउटपुट को भी मेजर कर सकते हैं कि नहीं, फॉर एनी पर्टिकुलर लोड कंडीशन. ये यहाँ पे एनी पर्टिकुलर लोड कंडीशन बोलने का तरीका मतलब क्यों बोल रहे हैं कि m1 m2 का वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा. मान लेते हैं m1 5 kg, ये m2 2 kg का है.
तो मतलब इसका डिफ्लेक्शन 5 का होगा, इसका डिफ्लेक्शन 2 का होगा। समझ में आ रहा है? तो वही पर्टिकुलर लोड कंडीशन में हमने ये आउटपुट पावर को मेजर किया है, और वही पर्टिकुलर लोड कंडीशन में हमने इनपुट पावर को भी मेजर किया था। तो टेक द रेशियो, ये कैलकुलेट हो सकता है, ये कैलकुलेट हो सकता है, इनपुट पावर, टेक द रेशियो एंड मल्टीप्लाइड विथ 100, यू कैन इजीली कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर लोड। ये एक्सपेरिमेंट करते टाइम तुमको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो तुम लोड इंक्रीज करते हो तो तुमको पता है कि लाइन करंट भी इंक्रीज होता होगा। ओके, मान लेते हैं ऐसा एक मोटर है जिसका लाइन करंट का जो रेटिंग है वो 12 एम्पियर का है, तो तुम कभी भी 12 एम्पियर से ज़्यादा जाने के लिए लोड अप्लाई नहीं करना है। मतलब तुम्हारा जो यहाँ पे लोड अप्लाई कर रहे हो, लोड जितना बढ़ाओगे उतना ये करंट भी बढ़ता है, लेकिन मोटर के नेम प्लेट में ये लिखा है कि मोटर का जो रेटेड करंट है वो 12 एम्पियर है। तो तुमको जब लोड इंक्रीज कर रहे होगे तो उस टाइम तो ये रीडिंग दिखाई दे रहा होगा ना, तो तुम चेक करना कि कभी भी यहाँ पे 12 एम्पियर से ज़्यादा करंट ना फ्लो करे, तो उतना ही लोड अप्लाई करो जितना अप्लाई करने से यहाँ पे 12 एम्पियर तक का ही करंट फ्लो करे, वही तुम्हारा रेटेड लोड हो जाएगा। ओके, और ये तुम्हारा रेटेड लाइन करंट होगा, इससे ज़्यादा तुमको करंट नहीं जाना है। ओके, तो कोई भी एक पर्टिकुलर लोड कंडीशन में तुम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे F1 माइनस F2 ये जितना ज़्यादा होगा तुम्हारा आउटपुट पावर भी उतना ज़्यादा होगा। ओके, तो मान लेते हैं यहाँ पे मैंने 2 kg का सेटिंग किया है, 2 kg का, और यहाँ पे हमने 6 kg का सेटिंग किया है, और यहाँ पे हमने फिर से जब थोड़ा टाइट कर देंगे ये 8 हो जाएगा। तो अभी जब 6 होगा, 6 माइनस 2 कितना आएगा, 6 माइनस 2 आएगा तुम्हारा 4। तो अभी जो F1 माइनस F2 है ये डिफरेंस कितना का आ रहा है, 4 का आ रहा है। अभी इसको अगर मैं 8 कर दूं, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6 का हो जाएगा। तो जो डिफरेंस है अगर ये तुम ग्रेजुअली इंक्रीज करोगे, ये जो डिफरेंस है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कैसे कर सकते हो, एक को 2 kg में फिक्स कर लिया है और दूसरे को मैं इंक्रीज करता जा रहा हूँ। ये जब 10 हो जाएगा, ये 2 से माइनस करो कितना आएगा, 8 का आएगा। तो ये डिफरेंस जैसे जैसे इंक्रीज होगा मेरा लोडिंग भी उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। वही तो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट, लोडिंग इंक्रीज हो रहा है मतलब ये डिफरेंस को मैं इंक्रीज करके लोडिंग को इंक्रीज कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा मेरा आउटपुट पावर जो है वो भी इंक्रीज होता रहेगा धीरे धीरे। ओके, तो बेसिकली अगर तुम एक टेबल ड्रॉ करोगे फॉर ए पर्टिकुलर लोड कंडीशन, मान लेते हैं यहाँ पे 2 kg का सेटिंग, पहले तो 0 0 था, मतलब पूरा लूज कर देते हैं, यहाँ पे 0 0 का दिखाएगा रीडिंग, कोई भी लोड अप्लाई नहीं हुआ है, 0 0। उस टाइम हमको क्या करना है, मोटर का स्पीड मेजर कर लेना है, कर सकते हैं, मोटर का स्पीड मेजर कर सकते हैं, रेडियस ऑफ द पुली मेजर कर सकते हैं। तो आउटपुट पावर बेसिकली उस टाइम कितना आएगा, 0 ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, आउटपुट पावर 0 आएगा कि नहीं, जब यहाँ पे रीडिंग 0 दिखाएगा, यहाँ पे रीडिंग 0 दिखाएगा, तो M1 माइनस M2 0, मतलब मोटर का आउटपुट पावर भी 0 उस टाइम पे। ओके, तो ये कंडीशन रहा कि अगर 0 0 रीडिंग दिखा रहा है तो उस टाइम तुम एफिशिएंसी कैलकुलेट करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि मेरा आउटपुट पावर ही 0 है तो एफिशिएंसी भी 0 आएगा। लेकिन जैसे तुम लोड कनेक्ट कर लिए, मतलब यहाँ पे हमने 2 kg का लोड अप्लाई किया है, यहाँ पे रोटेट करके यहाँ पे 2 का रीडिंग सेट किए हैं, यहाँ पे हमको टाइट करते हुए यहाँ पे मान लेते हैं 4 का सेटिंग किए हैं। तो ये एक पर्टिकुलर लोड कंडीशन हो गया। इस टाइम हम देखते हैं कैसे करके कैलकुलेट करना होगा। तो ये कंडीशन जब आएगा तो कुछ तो करंट ज़्यादा ही ड्रॉ करेगा ना, उस टाइम जब 0 0 अप्लाई किए थे उस टाइम सबसे कम करंट ही ड्रॉ कर रहा होगा मोटर। ओके, क्योंकि हमको ये पता है ना लोड जब इंक्रीज करते हैं उसी से ही हमारा ये करंट भी इंक्रीज करता है। तो जब हम कोई भी लोड नहीं दिए थे तो सब उस टाइम सबसे कम करंट फ्लो कर रहा होगा, जैसे लोड इंक्रीज होगा ये करंट भी धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। सो जब हम थोड़ा लोडिंग कर लिए, इस साइड 2 kg इस साइड 4 kg का, तो इस टाइम थोड़ा ये करंट इंक्रीज किया होगा। तो ये हम सेकंड रीडिंग ले रहे हैं, पहला रीडिंग 0 0 में लिए थे, सेकंड रीडिंग क्या किए ना, यहाँ पे 2 kg का सेटिंग, यहाँ पे 4 kg का सेटिंग किए। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे कुछ करंट बढ़ जाएगा, लोडिंग किया ना, तो लोडिंग जैसे करते हैं तो करंट इंक्रीज करेगा, तो यहाँ भी ये करंट थोड़ा इंक्रीज कर गया होगा। ये वोल्टेज इंक्रीज किया होगा क्या, नहीं किया होगा ना, ये तो सप्लाई वोल्टेज है, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो जस्ट मल्टीप्लाई दिस करंट वैल्यू एंड दिस वोल्टेज वैल्यू, दैट विल गिव यू द इनपुट पावर टू द मोटर अंडर दिस लोड कंडीशन। यहाँ पे 2 kg, यहाँ पे 4 kg, ये एक पर्टिकुलर लोड कंडीशन है, इसमें तुमने कितना मोटर को इनपुट दिया वो कैलकुलेट कर रहे हो, जो कि प्रीवियस से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। हाँ हाँ, next your efficiency. Now you can calculate your motor input. Now you want to calculate your motor output power. How to calculate output power under this condition? 2 kg का सेटिंग, यहाँ पे 4 kg का सेटिंग, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, रेडियस ऑफ द पुली का वैल्यू पुट कर दो, एंगुलर स्पीड कितने स्पीड से रोटेट हो रहा होगा, अभी थोड़ा कम स्पीड में रोटेट हो रहा होगा ना, फर्स्ट केस में क्या था 1500 आरपीएम में रोटेट कर रहा होगा,
इस केस में क्या होगा, मान लेते हैं 1450 ये वाले स्पीड से रोटेट कर रहा होगा। तो एन तुम्हारा कैसे मेजर करोगे, टैकोमीटर से 2πn/60 ये कैलकुलेट कर लो, दिस इज योर एंगुलर स्पीड। सो एंगुलर स्पीड भी कैलकुलेटेड हो गया, m1 माइनस m2 कैलकुलेटेड हो जाएगा यहाँ से जो रीडिंग देख के, और रेडियस ऑफ द पुली भी कैलकुलेट होगा। ऐसे करके तुम मोटर का आउटपुट भी कैलकुलेट कर सकते हो अंडर दिस लोड कंडीशन। अभी मोटर का इनपुट पता है, आउटपुट पता है, रेशियो ले लो, एफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं। तो कोई भी एक पर्टिकुलर लोड कंडीशन में तुम एफिशिएंसी निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, अभी ये ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। अगर तुम मोटर का आउटपुट पावर देखो, मैंने 10-12 रीडिंग लिया है, एक पर्टिकुलर सेटिंग क्या था 0 0, दूसरा सेटिंग क्या था 2 4, थर्ड सेटिंग क्या रख सकते हैं 4 6। ये वाले सेटिंग में हम क्या करेंगे, ये वाले सेटिंग में हम इनपुट पावर कैलकुलेट कर लेंगे, आउटपुट पावर कैलकुलेट कर लेंगे, एफिशिएंसी। तो डिफरेंट सेटिंग में या तो डिफरेंट लोड पॉइंट में डिफरेंट एफिशिएंसी, डिफरेंट इनपुट पावर, डिफरेंट आउटपुट पावर कैलकुलेट हो रहा है ना, ठीक है। तो अब अगर हम ये सारे पॉइंट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें कि एक पर्टिकुलर, देखो मैंने इस एक्सिस में मान लेते हैं स्पीड को रिप्रेजेंट किया है, इस एक्सिस में आउटपुट पावर। तो तुम ये देख सकते हो कि जैसे जैसे तुम्हारा मोटर का आउटपुट पावर इंक्रीज होगा, तुम्हारा मोटर का स्पीड जो होगा वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। स्टार्टिंग में 1500 स्पीड में रोटेशन हो रहा था, धीरे धीरे स्पीड डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा जैसे जैसे तुम्हारा मोटर का आउटपुट भी इंक्रीज करेगा। लोड इंक्रीज किए, मोटर का आउटपुट पावर भी इंक्रीज हुआ, और लोड इंक्रीज होने से तो पता है ना स्पीड डिक्रीज करता है, तो स्पीड भी धीरे धीरे फॉल होगा। ऐसे करके अभी हम ये देखते हैं कि ये वाला जो ग्राफ है वो बता रहा है मोटर कैसे करंट ड्रॉ कर रहा है, ये वाला करंट वर्सेस आउटपुट पावर। तो देख सकते हो जब स्टार्टिंग में तुम्हारा आउटपुट पावर 0 था, स्टार्टिंग में आउटपुट पावर 0 था ना, जब तुमने कुछ भी लोडिंग नहीं दिए थे, 0 0 का सेटिंग दिए थे, उस टाइम तो तुम्हारा आउटपुट पावर 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये डिफरेंस 0 आ जाएगा, तो मोटर का आउटपुट पावर भी 0 आ जाएगा। ओके, कुछ भी लोडिंग नहीं किया तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा ना, तो 0 हो जाएगा तो क्या होगा, m1 भी 0, m2 भी 0, डिफरेंस भी 0, मतलब टोटल 0, तो मोटर का आउटपुट 0। तो जब तुम कुछ भी लोडिंग नहीं दिए हो उस टाइम मोटर का आउटपुट पावर 0 रहेगा, लेकिन उस टाइम करंट कुछ ड्रॉ कर रहा होगा मोटर, ऐसा नहीं कि कुछ भी करंट नहीं ड्रॉ करेगा, हल्का सा करंट ड्रॉ कर रहा होगा उस टाइम पे भी। जब तुमने मोटर को कुछ भी लोड नहीं दिए हो उस टाइम भी मोटर तुम्हारा कुछ करंट ड्रॉ कर रहा होगा। तुम्हारे लॉसेस जो होते हैं, कॉपर लॉस, इस वाइंडिंग में तो करंट कुछ फ्लो कर रहा होगा ना, फील्ड वाइंडिंग में कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा, तो यहाँ पे कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा। तो इसका मतलब अंडर नो लोड कंडीशन ऑल्सो यू आर ड्रॉइंग सम करंट, लाइन करंट। दैट्स वाई जब तुम्हारा आउटपुट पावर 0 था उस टाइम में भी तुमको कुछ करंट मिल रहा है। इसलिए यहाँ पे जो ग्राफ है ये 0 से स्टार्ट नहीं करके यहाँ से स्टार्ट किया हूँ, और ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अगर आउटपुट पावर को इंक्रीज करोगे, तुम्हारा आउटपुट पावर इंक्रीज हो रहा है फॉर डिफरेंट लोड कंडीशन, तो तुम्हारा जो करंट है वो भी इंक्रीज होता रहेगा फॉर डिफरेंट आउटपुट पावर, ठीक है। ये आउटपुट करंट के लिए, ये तुम्हारा लाइन करंट के लिए था, ये तुम्हारा स्पीड को दिखाया है, और ये तुम्हारा टॉर्क है। तो तुम्हारा जो टॉर्क है वो भी तुम्हारा मोटर आउटपुट के साथ इंक्रीज करेगा, मतलब डिफरेंट लोड कंडीशन में ये जो टॉर्क का वैल्यू होगा दैट इज 2πn/60, ये तुम्हारा इंक्रीज करेगा। तो ये जो लोड टॉर्क है वो भी तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है, लोड टॉर्क। यहाँ पे हम लोड टॉर्क के बारे में बात करें तो लोड टॉर्क तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा ना, जैसे जैसे मोटर का ये जो टॉर्क है F1 माइनस F2 इंटू आर, ये वैल्यू इंक्रीज कर रहा होगा ना, जैसे जैसे तुम मोटर का ये डिफरेंस को इंक्रीज करोगे F1 माइनस F2, ये डिफरेंस जितना ज़्यादा रहेगा तुम्हारा टॉर्क भी उतना ज़्यादा रहेगा। तो आउटपुट पावर अगर इंक्रीज कर रहा है तो टॉर्क भी तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है, वही ग्राफ को तुमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो ये सब ग्राफ याद रखना है। और एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो कि एफिशिएंसी से पता चलेगा। देखो जो एफिशिएंसी तुम कैलकुलेट करोगे, एनी पर्टिकुलर आउटपुट, मतलब एनी पर्टिकुलर लोड कंडीशन के लिए एक पर्टिकुलर आउटपुट रहेगा, उसके लिए एक पर्टिकुलर एफिशिएंसी तुम कैलकुलेट कर रहे हो। तो अगर वो सारे डाटास को लेकर तुम एफिशिएंसी वर्सेस आउटपुट पावर का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो इससे ये पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर आउटपुट में तुम्हारा एफिशिएंसी मैक्सिमम आएगा और उसके बाद एफिशिएंसी डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद अगर तुम मोटर का आउटपुट पावर को इंक्रीज करते हो तो एफिशिएंसी विल डिक्रीज। तो इससे ये पता चल रहा है कि यही पॉइंट है जिस पॉइंट पे अगर तुम मोटर को ऑपरेट करते हो तो इससे तुम्हारा एफिशिएंसी जो है सबसे ज़्यादा रहेगा मोटर का, ठीक है। तो यही है बस तुम्हारा ब्रेक टेस्ट मेथड। तो ये ब्रेक टेस्ट जो होता है वो बेसिकली स्मॉल मोटर के ऊपर ही अप्लाई किया जाता है, बड़ा मोटर के ऊपर ये टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर तुम लार्ज मोटर ले रहे हो जैसे कि 10 HP 20 HP ऐसे मोटर हैं तो इसके ऊपर ब्रेक टेस्ट नहीं कंडक्ट किया जाता है। देखो
इसलिए किया नहीं जाता है क्योंकि यहाँ पे हम पुली अरेंजमेंट किए हैं। तो पुली अरेंजमेंट में बेसिकली क्या होता है ना, फ्रिक्शन होता है। जैसे ये मोटर बेल्ट के साथ क्या हो रहा होगा, घिस रहा होगा ना रोटेशन के टाइम, तो बहुत ज़्यादा घिसेगा तो हीट प्रोड्यूस होगा। तो मोटर का जो आउटपुट पावर है वो बेसिकली हीट प्रोड्यूस में जा रहा है, मतलब फ्रिक्शन में ही वेस्टेज जा रहा है। तो अगर ये फ्रिक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली ये गर्म भी हो जा रहा होगा ना पुली सिस्टम। तो इसको कूल करने के लिए पानी इसलिए इसमें डालते हैं पुली में, सो दैट ये ठंडा रहे। लेकिन अगर तुम बहुत ही बड़े साइज का मोटर के ऊपर ये टेस्ट कंडक्ट करोगे तो उसमें इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा फ्रिक्शन से कि तुम सिर्फ पानी डाल के उसको ठंडा नहीं कर पाओगे। उसमें हीट डिसिपेशन तुम इतना इजीली नहीं कर पाओगे। तो अगर हीट डिसिपेशन ठीक से नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है सब सिस्टम जो होगा वो डैमेज हो जाएगा ज़्यादा टेम्परेचर से। तो इसीलिए यहाँ पे बड़े बड़े मोटर के ऊपर ये टाइप का टेस्ट नहीं किया जाता है। उसमें क्या करते हैं ना, इनडायरेक्ट टेस्टिंग किया जाता है। ओके, लाइक स्विनबर्न टेस्ट। ओके, तो उसमें स्विनबर्न टेस्ट किया जाता है। जो बड़े मोटर्स होते हैं उनके ऊपर इनडायरेक्ट टेस्टिंग किया जाता है, जो कि हम उसको स्विनबर्न टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये था हमारा ब्रेक टेस्ट मेथड, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर एनी पर्टिकुलर लोड कंडीशन। ओके, थैंक यू।